हेलो, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविलियन बडी। आप सभी दोस्तों का हमारे ई लर्निंग फॉर प्लेटफॉर्म स्टडी विद सिविलियन बडी में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज अपन जो डिस्कशन करेंगे अपना सिविल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है, जो ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और जो भी अपने स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी अपने फ्रेंड्स होते हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग करते टाइम उनको काफ़ी टिपिकल ये सब्जेक्ट लगता है। तो वो सब्जेक्ट आज अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है, आपको नाम पता चल गया होगा कि किस सब्जेक्ट के बारे में अपन जो टिपिकल होता है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस सब्जेक्ट को अपन इसमें डिस्कशन करेंगे और हंसते हंसते और एकदम फ्रेंडली अपन इस सब्जेक्ट को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और आपका अगर इसमें सपोर्ट रहता है अच्छा, तो इसके बाद में जो अपना वीडियो आएगा, लेक्चर आएगा, वो पूरा कंप्लीट एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फटाफट से जुट जाइए। और इस सेशन को अपन ने लाइव इस वजह से नहीं रखा क्योंकि लाइव सेशन में क्या है, बातें ज़्यादा होती हैं और अपना जो मैटर रहता है वो भी अच्छी तरह से डिलीवर नहीं हो पाता है। इस वजह से मैं वापस से आपको रिकॉर्डेड क्लासेज ये अवेलेबल करवाऊंगा और टाइम टू टाइम आपको ये डेली पर्पज पर ये क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो अपन स्टार्ट करने से पहले मैं इसका एक बार ओवरव्यू बता देता हूँ कि इसका बेसिक जो कंसेप्ट होता है, अपन इसको क्यों यूज लेते हैं। एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग जो आपने देख लिया होगा थंबनेल में, और अपने बैक साइड जो स्क्रीन है उस पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि सिविल इंजीनियरिंग का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट होता है एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग, जिसे क्या कहते हैं, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड एस्टिमेट, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन जिसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन जिसे कहते हैं QSV शॉर्ट में बोलते हैं, जिसका अपन डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले जो भी फ्रेंड्स अपने इस सेशन पर, इस YouTube चैनल पर और इस वीडियो पर नए हैं, वो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मैं एक बार इसका आपको क्या क्या अपन इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, जो सिलेबस मैं आपको एक बार इसमें डिस्कशन कर देता हूँ। तो ज़्यादा टाइम अपन नहीं लगाएंगे इसमें। डोंट बी टेक टाइम, डोंट बी टेक टू टाइम, ठीक है। तो अपन सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे पहले। तो सिलेबस में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग। फर्स्ट जो चैप्टर होगा अपना चैप्टर फर्स्ट, जिसमें अपन डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग के बारे में। एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट जो अपना क्या होगा, टॉपिक होगा, यानी फर्स्ट जो चैप्टर होगा फर्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेकंड जो चैप्टर होगा अपना, उसमें अपन डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में। स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होता है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होता है। और थर्ड जो चैप्टर होगा उसमें अपन डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, थर्ड चैप्टर में अपन डिस्कशन करेंगे कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके बारे में, कॉन्ट्रैक्टर के बारे में थर्ड जो चैप्टर है उसमें अपन डिस्कशन करेंगे। फोर्थ नंबर का जो चैप्टर है अपना, उसमें अपन क्या डिस्कशन करेंगे, फोर्थ नंबर के चैप्टर में अपन टेंडर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज द टेंडर एंड टेंडर फिलिंग क्या होता है, एंड टेंडर फिलिंग का जो प्रोसेस होता है, किस प्रकार अपन फिलिंग कर सकते हैं टेंडर को। उसके बाद में जो फिफ्थ नंबर का जो टॉपिक होता है, चैप्टर है, उसमें अपन डिस्कशन करेंगे वैल्यूएशन के बारे में। कोई भी प्रॉपर्टी है उसका किस प्रकार से अपन वैल्यूएशन करेंगे और किस किस वैल्यूएशन के जो मेथड्स होते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स होते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे फिफ्थ नंबर के चैप्टर में। चैप्टर 6 में अपन डिस्कशन करेंगे, जो चैप्टर 6 है अपना, उसमें अपन डिस्कशन करेंगे रेट एनालिसिस के बारे में। रेट एनालिसिस, रेट का किस प्रकार अपन एनालिसिस करें, जो भी अपनी बिल्डिंग होती है उसके
पर्पज से कि ये बिल्डिंग कितने साल पुरानी है, या इस एनालिसिस की वजह से अपन बिल्डिंग में कितना रेट अपन डिफाइन कर सकते हैं कि ये इसके अकॉर्डिंग इतनी रेट अपनी बिल्डिंग में लग सकती है। उसके बाद में जो 7th नंबर का जो चैप्टर है अपना, 7th नंबर के चैप्टर में अर्थवर्क के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या होता है, अर्थवर्क के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो अर्थवर्क के जो क्वांटिटी मेजरमेंट की जो मेथड्स होते हैं कि प्रिज्मोडियल रूल्स क्या होते हैं और 1/3 प्रिज्मोडियल क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में अब अर्थवर्क में डिस्कशन करेंगे। 8 नंबर का जो टॉपिक होता है उसमें अपन जो अदर्स इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कंसिडर करेंगे। अदर्स इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, अदर्स इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स रहेंगे अपने किसके, QSV के रिगार्डिंग अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उनको अपन इसमें लास्ट में जो फाइनल टॉपिक्स अपने बच जाएंगे उनको इसमें क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। तो ये जो अपना एस्टिमेट QSV है, क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन, उसमें अपन क्या क्या डिस्कशन करेंगे, एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग। फर्स्ट चैप्टर में एस्टिमेट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, इनका जो क्या होता है, इनके जो टाइप्स होते हैं एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग के, वो टाइप्स होते हैं फर्स्ट जो प्री जो होता है और इसका पर्पज इसमें डिफाइन करेंगे। स्पेसिफिकेशंस में कितने स्पेसिफिकेशंस की टर्नआउट क्या होता है, व्हाट इज द टर्नआउट से भी काफ़ी एग्जाम्स में आपको जो SSC की जो प्रीवियस एग्जाम्स हो चुके हैं उनमें टर्नआउट से लेके काफ़ी क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है किसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर इसमें क्या है, इसके कॉन्ट्रैक्टर में जो भी अपनी जो क्या होती हैं इसकी रेट्स होती हैं उनके बारे में, और कॉन्ट्रैक्टर के जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर उनके बारे में भी डिफाइन किया जाता है, जो आपसे बाय द वे जो अब आने वाली जो एग्जाम्स है उनके रिगार्डिंग अगर पूछ सकता है तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपन इसमें डिस्कशन करेंगे। तो पूरा ये अपना जो कंप्लीट जो सब्जेक्ट करेंगे एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग का, वो आपका किसके रिगार्डिंग होगा, SSC को पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखते हुए, RMSS भी JEE के रिगार्डिंग ध्यान में रखते हुए, और जो भी आपकी आने वाली जो वैकेंसी है राजस्थान पंचायती राज के रेस्पेक्ट में, उनके रेस्पेक्ट में भी ये पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। फिर उसके बाद में 4th नंबर का जो चैप्टर रहेगा अपना, उसमें अपन डिस्कशन करेंगे टेंडर के बारे में कि व्हाट इज द टेंडर एंड टेंडर के टाइप्स डिफाइन करेंगे उसमें। फिर 5th नंबर का जो वैल्यूएशन होता है, वैल्यूएशन क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यूएशन, और वैल्यूएशन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वैल्यूएशन कहाँ पे डिफाइन किया जाता है, उनके बारे में अपन 5th नंबर के टॉपिक में अपने चैप्टर में डिफाइन करेंगे कि क्या क्या मेथड्स होते हैं वैल्यूएशन के। और रेट एनालिसिस की रेट एनालिसिस में अपन देखते हैं कि जो अर्थ वर्क होगा अपना, या सीमेंट कंक्रीट वर्क होगा, और मेजरिंग जो भी अपने क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे रेट एनालिसिस में। और अर्थ वर्क में होगा, अर्थ वर्क में मोस्ट ऑफ द अर्थ वर्क जहाँ पे फिलिंग और कटिंग के बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे अर्थ वर्क में। और अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में अपन डिस्कशन करेंगे जो सेंटर लाइन मेथड हैं, और आपके शॉर्ट वाल एंड जो लॉन्ग वाल मेथड है, वो अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में अपन डिस्कशन करेंगे। तो ये था अपना इंट्रोडक्शन किसके रेस्पेक्ट में, जो अपना QSV सब्जेक्ट है, क्वांटिटी सर्विंग एंड एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग के बारे में अपन इसमें QSV सब्जेक्ट में डिस्कशन करेंगे। ये जो आपका क्या है, ये सिलेबस है, सिलेबस के बारे में मैंने डिस्कशन किया। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अपना एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग जो फर्स्ट चैप्टर है उसी के रिगार्डिंग आज अपन फर्स्ट चैप्टर को डिफाइन करते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये आपका क्या है, ये सिलेबस के बारे में मैंने डिस्कशन करके बताया है आपको। तो ये आपको आने वाली जो भी क्लास है उस इसी के टेबल के या इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग सारी क्लासेज अपनी चलेंगी। तो फर्स्ट चैप्टर करेंगे, उसके बाद में सेकंड करेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे अपन सो ऑन चलते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अपना फर्स्ट जो चैप्टर है उसी के अकॉर्डिंग मैं स्टार्ट करता हूँ। जो एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें अपन स्टार्ट करते हैं। तो 1 मिनट। एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। जो भी अपना फर्स्ट क्या है,
फर्स्ट अपना ये है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे एस्टीमेट कॉस्टिंग। तो चैप्टर निकल के आता है फर्स्ट नंबर का, जो चैप्टर अपने सामने आता है फर्स्ट चैप्टर, जिसमें अपन डिस्कशन करेंगे एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग का। एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग। व्हाट इज द एस्टीमेट? सबसे पहले यही आंसर आएगा आपके निकल के कि क्या होता है एस्टीमेट। तो एस्टीमेट इट इज यूज्ड टू फाइंड द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क एंड प्रोजेक्ट बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। ये होता है एस्टीमेट का। क्या होता है एस्टीमेट का? क्या होता है? ये डेफिनेशन होता है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं इसको लिख के बता देता हूँ। जो भी मतलब अपना प्रोजेक्ट जो भी अपन स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले जो स्टार्ट करने से पहले अपन अपना देखेंगे कि अपना जो भी बैलेंस है, अपना जो अकाउंट बैलेंस है, उसमें देखेंगे कि भाई इतना अपन वर्क करने जा रहे हैं। कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट कंस्ट्रक्शन काम करेंगे स्टार्ट, यानी कि फॉर एग्जांपल अपन एक क्या बनवाते हैं, एक दो क्या रूम बनवाते हैं। तो 2 रूमों का जो भी खर्चा होता है, उसी के अकॉर्डिंग 2 रूमों में कितना, अपने आस पड़ोस वालों से पूछेंगे भाई 2 रूमों में कितना खर्चा लग गया आपके, भाई नहीं क्या शर्मा जी के 2 रूम बने, उसमें कितना खर्चा लग गया। तो उसी के रेस्पेक्ट में अपन देखते हैं आज के टाइम का जो भी भाई आज क्या क्या रेट है। तो रेट एनालिसिस में आज के टाइम की जो रेट डिफाइन होती है उसमें, और एस्टीमेट में क्या होता है, एस्टीमेट में जो भी प्रोबेबल कॉस्ट अपन मानते हैं, यानी कि बिफोर द कंस्ट्रक्शन करने से पहले ही, ठीक है। और अपने काम को जर्नी की बिफोर द कंस्ट्रक्शन करने से पहले जो कॉस्ट अपन प्रोबेबल कहते हैं, अनुमानित करते हैं, उसे क्या कह देंगे? एस्टीमेट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिख के बता देता हूं। तो एस्टीमेट का क्या होता है, एस्टीमेट की आपकी डेफिनेशन मैं इधर साइड में लिख देता हूं। तो एस्टीमेट क्या होता है? तो एस्टीमेट के रिगार्डिंग आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एस्टीमेट व्हाट इज द एस्टीमेट? तो एस्टीमेट की डेफिनेशन यहाँ से निकल के आती है कि इट इज यूज्ड टू फाइंड। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? इट इज यूज्ड टू फाइंड the probable cost of project या वर्क टू क्या कहते हैं, हाँ, इट इज यूज टू फाइंड द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ, इट इज यूज टू फाइंड आउट द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क या प्रोजेक्ट बिफोर, या प्रोजेक्ट बिफोर, या क्या कहेंगे, या प्रोजेक्ट बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट बोल दो या वर्क बोल दो, ठीक है। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज यूज टू फाइंड द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट बिफोर एग्जीक्यूशन, यानी कि पहले एग्जीक्यूट करने से पहले ही जो कॉस्ट अपन क्या करते हैं, प्रोबेबल करते हैं, अनुमानित करते हैं, उसे क्या कहेंगे? एस्टीमेट कहेंगे। अब एस्टीमेट का जो एस्टीमेट डिफाइन करने के लिए एक अपनी जो न्यूमेरिकल पर्पज से जो वैल्यू आती है निकल के सामने, वो कैसे आती है? हाँ, तो एस्टीमेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग एस्टीमेट को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एस्टीमेट इक्वल टू होता है, एस्टीमेट इक्वल टू क्या होगा? अपन सोल्व आउट इंजीनियरिंग के टर्म्स में देखते हैं तो नंबर ऑफ क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाई क्या होगा? नंबर ऑफ क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाई रेट ऑफ क्वांटिटी। तो कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी है, उनको एक क्वांटिटी की रेट कितनी है, उसके रेस्पेक्ट में अपन क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो उससे क्या निकल के आती है? क्या फाइंड आउट होती है? एस्टीमेट फाइंड आउट होती है। तो रेट ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ से क्या निकल के आता है? यहाँ से निकल के आती है आपकी एस्टीमेट, जो एक इंजीनियरिंग पर्पज से ऐसे निकालते हैं यहाँ पर एस्टीमेट।
एस्टिमेट कैसे निकालते हैं, इंजीनियरिंग पर्पज से ऐसे निकालते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी की अपन को आवश्यकता है भाई, शर्मा जी की कितनी लगी है, उसमें ब्रिक्स वगैरह तो कितनी ब्रिक्स अपन देखते हैं, और ब्रिक्स की जो रेट होती है पर ब्रिक्स की, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एस्टिमेट कितना आ जाएगा टोटल ब्रिक्स का, वो यहाँ से निकल के 16 आउट हो जाएगा। तो ये हो गया एस्टिमेट का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ से क्या होता है बेसिक कंसेप्ट। अब इसके पर्पज अपन क्यों यूज लेते हैं एस्टिमेट, इसका पर्पज क्या है, पर्पज ऑफ एस्टिमेट, ठीक है। पर्पज क्या पर्पज है, इस वजह से अपन इसको यूज लेते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग्स टू निकल के आती है, पर्पज क्या है सभी को पता होगा। फर्स्ट जो पॉइंट होता है आपका, फर्स्ट पॉइंट में पर्पज में क्या लिखेंगे, टू नो द प्रोबेबल, टू नो द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, टू नो द approximate to know the approximate cost of the project, यहाँ पे लिख देता हूँ cost of the project या cost of the work। सेकेंड पर्पज क्या होता है, फर्स्ट पर्पज तो ये होगा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है, टू नो द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, या सेकेंड क्या हो जाएगा, टू नो द टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट, टू नो द टाइम पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट, टू नो द टाइम पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट, टू नो द टाइम पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट, ये हो जाएगा। अब थर्ड जो पर्पज होता है, टू नो द मटेरियल एंड टूल्स आर रिक्वायर्ड। थर्ड नंबर का जो पर्पज होता है इसका क्या हो जाएगा, टू नो द टूल्स एंड मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड, कि अपन को पता चल जाएगा कि अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितनी लगने वाली है प्रोजेक्ट में। अपना जो शर्मा जी ने 2 रूम बनाया है उसमें कितनी अप्रोक्सीमेट अपन बनाएंगे तो कितना लगेगा अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, उसका पता चलाने के लिए एस्टिमेट का यूज लिया जाता है। सेकंड होता है टाइम पीरियड, कितना टाइम लग सकता है इसमें, एस्टिमेट का यूज लिया जाता है, इसका पर्पज है। और द टूल एंड मटीरियल्स आर रिक्वायर्ड, और क्या क्या टूल्स उसमें चाहिए तो वो भी अपन को रिक्वायर्ड, उसका भी पता चल जाता है। सेकेंड एंड फोर्थ नंबर का जो पर्पज होता है इसके रिगार्डिंग, किसके एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग के रिगार्डिंग क्या होता है, टू ऑब्टेन द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ से पॉइंट आता है ये पर्पज का, जो आपकी काफी एग्जाम्स में देखने को मिला है, ये जो भी एसएससी हुई आपकी अदर स्टेट जेईएस वो है, उसके रिगार्डिंग काफी देखने को ये मिला है, टू ऑब्टेन द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टू obtain administrative approval, to obtain administrative approval and technical sanction and technical sanction। इसके लिए अपन क्या करते हैं, टू ऑब्टेन दैट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टेक्निकल सैंक्शन के लिए क्या यूज लिया जाता है, ये एस्टिमेट का यूज लिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये यहाँ से। तो ये हो गया अपना एस्टिमेट का जो भी अपना। और फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट था वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट होता है, टू इनवाइट द टेंडर, और किसके लिए यूज किया जाता है, टू इनवाइट द टेंडर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पर्पज का जो क्या होता है, एस्टिमेट का जो पर्पज होता है, फर्स्ट होता है टू नो द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, सेकंड होता है टू नो द टाइम पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट एंड टू नो द टूल्स एंड मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड।
उसका भी पता चल जाता है किससे, एस्टिमेट से। और टू ऑब्टेन द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टेक्निकल सैंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और टेक्निकल सैंक्शन में क्या है बेसिक डिफरेंस आगे जो भी आपके टाइप्स ऑफ क्या आएंगे, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, उसमें आपको निकल के सामने आएगा कि अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट किस वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए कौन सा एस्टिमेट अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं, कौन सा एस्टिमेट यूजफुल होता है, और टेक्निकल सैंक्शन के लिए कौन सा एस्टिमेट कौन से टाइप्स का एस्टिमेट यूज लिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो आपके बेसिक एस्टिमेट और क्या थी उसके रिगार्डिंग थी, एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग के रिगार्डिंग। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपने राइट डाउन कर लिया होगा। तो मैं एक बार इसका क्या कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको अगर इसकी वो है तो ठीक है। तो मैं इसका आपको टाइम देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसके बाद में अपन नेक्स्ट अपना जो कोस्टिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं, कोस्टिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आज इसी लेक्चर में आपको एस्टिमेट एंड कोस्टिंग का क्या करवा दिया जाएगा, कंप्लीट क्या करवा दिया जाएगा, पूरा फर्स्ट जो लेक्चर है आपका उसको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो मैं इसको क्या करवा देता हूँ, कर देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो ओके, अपन इसका क्या करते हैं, मैं रफ कर देता हूँ इसका। मैं इसका रफ कर देता हूँ। अपन ने पढ़ लिया एस्टिमेट कोस्टिंग। आप कोस्टिंग के बारे में डिफाइन करते हैं, कोस्टिंग के बारे में मैं इसमें आपको डिफाइन करता हूँ। कोस्टिंग क्या होता है, कोस्टिंग के बारे में अपन देखते हैं। जो कोस्टिंग होता है, अब मैं इस साइड का भी आपको यहाँ से हटा देता हूँ, वैसे रहने दो, ठीक है। जो फर्स्ट लेक्चर है, ये फर्स्ट यूनिट है, तो अपन क्या इसमें एस्टिमेट कोस्टिंग को लेके चलते रहे हैं। तो कोस्टिंग अपना सेकंड क्या आता है, कोस्टिंग के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो कोस्टिंग क्या होता है, कोस्टिंग के बारे में अपन पढ़ते हैं। व्हाट इज द कोस्टिंग, सबसे पहले अपन के सामने क्या आता है कि कोस्टिंग क्या होती है, व्हाट इज द कोस्टिंग। तो कोस्टिंग के रिगार्डिंग में फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है कि इन दिस वी फाइंड द कोस्ट पर आइटम ऑफ वर्क नोन एज द कोस्टिंग। यानी कि इससे क्या समझ में आया आपको कि जो कोस्टिंग होती है, कोस्टिंग में अपन क्या करते हैं, जो कोस्ट पर आइटम ऑफ द वर्क होता है आफ्टर द एग्जीक्यूशन, ठीक है। यानी कि कंस्ट्रक्शन होने के बाद में, जो आपका जो कंस्ट्रक्शन होने के बाद में जो एग्जीक्यूशन हुआ है प्रोजेक्ट का, उसमें कितना आपका कॉस्ट लग चुका है, उसी के रेस्पेक्ट में अपन क्या बोलते हैं, एक वर्ड आता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, कोस्टिंग। तो यहाँ से क्या आएगा इसका डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन है कि बिफोर यानी कि आफ्टर द कंस्ट्रक्शन, आफ्टर द कंस्ट्रक्शन costing is defined as costing is defined as the cost of project after execution, after execution of project. Cost is known as costing. तो क्या होती है, यानी कि कोस्टिंग क्या होता है, वो था प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को क्या कहा, यानी कि पहले से जो अनुमान लगाते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन का, उसी में जो क्या आई है, कॉस्ट कितनी निकल के आई है, उसे क्या कहेंगे अपन, कॉस्ट क्या एस्टिमेट कहेंगे। जबकि जो कॉस्टिंग होती है, ये अपनी जो एस्टिमेट हमने लगाया था उसके बाद में जो एग्जीक्यूशन हुआ है किसका, वर्क का, तो
तो एग्जीक्यूशन होने के टाइम बाद में जो कितनी कॉस्ट अपनी लगी है उसे क्या बोलेंगे, कॉस्टिंग बोलेंगे। अब कॉस्टिंग का जो पर्पज होता है, पर्पज क्या होता है, मेन पर्पज होता है इसकी सेकंड और आप इसकी समझने के लिए दूसरी और आपको इसको डेफिनेशन लिख लेनी है। दूसरी डेफिनेशन और लिखवा देता हूं मैं। इसकी क्या होती है, इन दिस वी फाइंड द, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। इन दिस वी फाइंडिंग द cost per item, finding the cost per item. In this we finding the cost per item of work, cost per item of work, क्या कहेंगे इसे, known as costing. In this we finding known as costing. ये इसकी सेकंड जो क्या होती है, डेफिनेशन होती है कॉस्टिंग की। इन दिस वी फाइंडिंग द कॉस्ट पर आइटम ऑफ वर्क नॉन एज कॉस्टिंग। ठीक है, अब इसका पर्पस आपको डिफाइन कर देना है कि इसका क्या पर्पस होता है, कॉस्टिंग का पर्पस क्या है, जिससे कि अपन को इसका कॉस्टिंग का क्या हो, इंपॉर्टेंस मालूम हो कि क्या किस वजह से अपन को कॉस्टिंग करनी पड़ती है। कॉस्टिंग करने का क्या पर्पस है, टू फाइनेंशियल द प्रपोज्ड वर्क। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपके सामने निकल के आता है, टू फाइनेंशियल द proposed work, to financial the proposed work, proposed work। जो अपन ने कार्य मतलब अपन ने भाई इतना कार्य करना है अपन को, उसके लिए अपन ने जो अपने जेबों में जो अकाउंट बैलेंस अपना है कि नहीं, उसके रेस्पेक्ट में ये कॉस्टिंग क्या होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। और सेकंड होता है वैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। और जो इस टाइम जो प्रोजेक्ट है उसका क्या हो गया, वैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। तो ये इसका क्या होता है, पर्पज होता है। ये कॉस्टिंग के रिगार्डिंग आपका कंप्लीट हो गया। कॉस्टिंग किसे कहते हैं, कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्टिंग इट इज डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, कॉस्ट इज नोन एज द कॉस्टिंग। इसका सेकंड जो डिफाइन करती है, फाइंडिंग द कॉस्ट पर आइटम ऑफ वर्क नोन एज द कॉस्टिंग। इसका पर्पज क्या होता है, फाइनेंशियल द प्रपोज्ड वर्क एंड वैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। नेक्स्ट जो अपन लेके चलते हैं, सेकंड अपना आता है डाटा रिक्वायरमेंट फॉर एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग के लिए। क्या एस्टिमेट करने के लिए क्या क्या डाटा की अपन को आवश्यकता होती है, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। नेक्स्ट अपन चलते हैं डेटा रिक्वायरमेंट फॉर एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग के लिए क्या क्या डेटा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, जिससे कि और भी अपना जो रिक्वायरमेंट है किसकी, डेटा की, वो क्या क्या होती है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। आपको सभी को नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, जिससे कि आपको क्या है, अगर नोट्स नहीं बनाने हैं तो नहीं बनाते हो तो आपको ये बार बार में क्या है, रिवाइज कर लेना है। और स्पीड अगर आप मेरी स्लो है तो आपको क्या करना होगा, आपको स्पीड इसकी 1.5 या 2 मल्टीप्लाई में करके इसको आपको फटाफट से देखना है। और मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको भी आपको क्या करना होगा, ध्यानपूर्वक सुनना होगा, जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको एकदम फ्रेंडली क्या लगने लग जाए, ये सब्जेक्ट लगने लग जाए। तो डेटा रिक्वायरमेंट, इसमें जो सेकंड टॉपिक आता है अपना एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग की डिफाइन कर लिया अपन ने। अब अपन पढ़ते हैं कि एस्टिमेट करने के लिए क्या क्या डेटा की आवश्यकता होती है। डेटा रिक्वायरमेंट फॉर एस्टिमेट,
इसमें क्या क्या डेटा की आवश्यकता होती है एस्टिमेट में क्या क्या डेटा की आवश्यकता होती है। फर्स्ट सभी को पता होगा कि फर्स्ट डेटा क्या होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग हो कर रखी है आपने, तो आपको सबसे पहले पता होगा कि ड्राइंग का होना आवश्यकता है। मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्राइंग होना आवश्यकता है, तो ड्राइंग होना मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ड्राइंग को पढ़ना भी आना चाहिए। एक सिविल इंजीनियर होने के नाते आपको ड्राइंग को पढ़ना भी, रीड आउट करना भी आना चाहिए। सेकंड होता है जो डेटा होता है अपने पास, सेकंड क्या होता है, स्पेसिफिकेशंस। अब ड्राइंग में काफ़ी चीज़ें अपन सामने आएंगी निकल के, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो इससे थोड़ा नीचे अपन ले लेते हैं। तो सेकंड अपन आते हैं स्पेसिफिकेशन कि स्पेसिफिकेशंस में अपन को देखना होता है कि कौन क्या होता है, जनरल स्पेसिफिकेशन में आता है, कौन क्या डिटेल स्पेसिफिकेशन में आता है। स्पेसिफिकेशन नंबर जो सेकंड अपना लेक्चर है उसमें अपन स्पेसिफिकेशन के बारे में होल टॉपिक में पूरे में स्पेसिफिकेशन बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्पेसिफिकेशन, उसके बाद में थर्ड जो आपका आता है, थर्ड आता है आपका कौन सा, उसके बारे में आता है कि रेट के बारे में, ठीक है, रेट के बारे में आता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं आपकी किसके रिगार्डिंग, ये होती हैं आपकी एस्टिमेट के डेटा रिक्वायरमेंट फॉर एस्टिमेट के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट अपन देखते हैं ड्राइंग को अपन समझने के लिए अपन को तीन चीज होना आवश्यक है। अपने माइंड में तीन चीजें होना आपको बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन है उनको देखने के लिए कि ड्राइंग्स में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीज़ें डिफाइन की गई हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको देखना आना चाहिए। तो फर्स्ट मैं बताता हूँ कि प्लान क्या होता है। प्लान होता है ड्राइंग को चेक करने के लिए। प्लान में कौन कौन सी जो आपकी डायमेंशंस होती है उनको इंक्लूड किया जाता है, ये आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में आपको देना है। वैसे मैं बता ही दूंगा अभी इसी टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो आपका पॉइंट आता है प्लान। ड्राइंग के रेस्पेक्ट में फर्स्ट इम्पोर्टेंट आता है प्लान। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज आती है एलिवेशन ये आती है, ये भी आपको देखना होना चाहिए। और थर्ड इम्पोर्टेंट आती है आपकी, तीन चीजें आती है, प्लान आती है, एलिवेशन आती है और सेक्शनल व्यू आता है। तो इन चीजों के बारे में अगर आप जानते हो, इनकी डेफिनेशंस भी आप जानते हो, तो आपको आपको ड्राइंग पढ़ना एक बढ़िया तरीके से आ जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं, डेटा रिक्वायरमेंट फॉर एस्टिमेट के लिए डेटा रिक्वायरमेंट होना, ड्राइंग होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशन होना चाहिए और रेट होना चाहिए। ड्राइंग्स में प्लान अपन देखते हैं, प्लान होगा ड्राइंग्स में, तीनों चीज़ें होनी चाहिए। ड्राइंग्स की किसी भी अपन 2 रूम का, शर्मा जी के 2 रूम्स का अपन एस्टिमेट लगा रहे हैं, तो शर्मा जी के जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग अपन को ड्राइंग्स का प्लान भी होना चाहिए, एलिवेशन भी होना चाहिए उसका, ठीक है, एलिवेशन और सेक्शनल व्यू भी होना चाहिए। अब प्लान को डिफाइन कैसे करोगे आप, प्लान को डिफाइन करने के लिए अपन को क्या करना होगा, लेंथ और विड्थ के रेस्पेक्ट में देखना होगा। प्लान किसी भी, अब मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि प्लान को कैसे चेकआउट करेंगे। तो किसी भी ड्राइंग, अपन को ड्राइंग दे रखी है, अगर अपनी ड्राइंग में जो अपन क्या देखेंगे, लेंथ और विड्थ होगी, यानी कि लेंथ ये दिखाई दे रखी होगी आपको, ये क्या है, डस्टर है। फॉर एग्जांपल ये किसी रूम बिल्डिंग है, ठीक है। तो एस्टिमेट अपन यूज ले रहे हैं, तो बिल्डिंग का अपन को क्या करना होगा, नाम इसका बिल्डिंग रखना होगा। तो इसके रेस्पेक्ट में जो ये है आपकी डायरेक्शन, इसे क्या कहेंगे, लेंथ कहेंगे, ठीक है। और इसी के रेस्पेक्ट में अब मैं इसको थोड़ा ऐसे आपको बताना चाहता हूँ, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी और ये इसकी क्या हो गई, लंबाई हो जाएगी। इसके रेस्पेक्ट में ये इसकी लेंथ हो जाएगी और ये इसकी क्या हो जाएगी, साइड वाली ये पोर्शन, ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी विड्थ हो जाएगी। तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में जो अपन शो करते हैं, यानी कि अपन ऊपर से प्लान को कैसे शो करेंगे। अब प्लान को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, आप क्या करें, आप ऊपर गए अपने, किससे, आप ड्रोन में बैठ के गए, ठीक है। सपोज करो आप ड्रोन में बैठ के आपकी बिल्डिंग के, आपके मकान के ऊपर जाके आप ऐसे देखते हो, ठीक है। तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको ऊपर से क्या दिखाई देगा, ये पोर्शन दिखाई देगा, जिसको मैं आपको ऐसे करके बताता हूँ कि आपने क्या देखा, ऊपर से टॉप से देखा आपने इस पोर्शन को, क्या देखा, इस पोर्शन को देखा आपने।
तो टॉप से अपन को क्या दिखाई, एक तो ये लेंथ दिखाई दी, एक तो ये डायमेंशन दिखाई दी और एक ये डायमेंशन दिखाई दी। तो इनको क्या कहेंगे, यानी कि टॉप से देखने पर जो अपन को क्या क्या डायमेंशंस दिखाई देती हैं उन्हें क्या कहेंगे, अपन प्लान कहेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब एलिवेशन अपन देखते हैं। एलिवेशन क्या होता है, एलिवेशन को अपन क्या कहेंगे, साइड व्यू कहेंगे। ठीक है, साइड व्यू कहेंगे। अब अपन इसी बिल्डिंग के क्या आते हैं, इसी बिल्डिंग के अपन साइड में आ जाते हैं सामने। जैसे फॉर एग्जांपल आप वहाँ कैमरे के पीछे बैठ के देख रहे हो, ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको इसको बिल्डिंग को बता रहा हूँ। तो आप ऐसे देखोगे तो आप क्या क्या देख रहे हो, कौन कौन सी डायमेंशन देख रहे हो इसमें। आप एक तो लेंथ देख रहे हो, ठीक है, आपको क्या दिखाई दे रही है, एक तो लेंथ दिखाई दे रही है, और ये छोटा सा कोना जो ऊपर उठा हुआ है ये क्या दिखाई दे रही है, ये इसकी हाइट दिखाई दे रही है। तो ये आप एलिवेशन में क्या देख रहे हो, एलिवेशन में देख रहे हो आप एक तो लेंथ डायमेंशन, एक फर्स्ट डायमेंशन जो लेंथ है, और उसी के अकॉर्डिंग जो हाइट पर है, यानी कि वो ऊपर वाली डायमेंशन है उसे हाइट कहेंगे। तो एलिवेशन में क्या क्या डायमेंशन, दो डायमेंशन दिखाई देंगे आपको, एक लेंथ होगी और एक हाइट होगी। अपन ने प्लान में कौन कौन सी डायमेंशन देखी, लेंथ देखी एक, और एक विड्थ देखी जो ऊपर से दिखाई देती है। ठीक है, ऊपर से ड्रोन के माध्यम से अपन गए बैठ के, ठीक है, तो उसमें अपन ने देखा एक तो लेंथ देखी और एक विड्थ देखी, चौड़ाई इसकी दो हो गई। अब लेंथ आपने एलिवेशन में क्या देखा, यानी कि साइड व्यू, साइड व्यू में आपने लेंथ देखी और एक इसकी हाइट वाली देखी। तो ये हो गया आपका एलिवेशन। अब सेक्शनल व्यू में क्या देखा अपन ने, अब फॉर एग्जांपल सपोज करो कि मैं इसका क्या करता हूँ, क्रॉस करता हूँ, यहाँ से मैं इसको काट देता हूँ। क्रॉस सेक्शन व्यू देखेंगे ना अपन, तो मैं इसको यहाँ से दो टुकड़ों में काट देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको काट दिया, ऐसे मैंने इसको काट दिया। तो अब जो आपने कटे हुए भाग का आपने क्या क्या देखा, एक तो क्या देखा आपने, क्या दिखाई देगा कटे हुए भाग का। फॉर एग्जांपल आप इसको समझो, ठीक है, तो आप इसको समझोगे जैसे कि यहाँ से कट गया, ठीक है, वैसे मैं इसको डस्टर को काट तो नहीं सकता, क्योंकि काट दूंगा तो नुकसान हो जाएगा, फिर मैं अगले जो लेक्चर में आपको रफ करके कैसे बताऊंगा। तो ठीक है, सपोज समझने के लिए इसको देख लो, कटा हुआ पोर्शन ये है, ठीक है, तो कटा हुआ पोर्शन आपने देखा, तो इसमें क्या दिखा, एक तो ये देखिए आपको डायमेंशन जो क्या है विड्थ है, और एक ये ऊपर वाली विड्थ है, तो सॉरी ये ऊपर वाली जो आपको डायमेंशन दिखाई दी, तो ये कौन सी डायमेंशन है, ये है आपकी हाइट। ठीक है, तो सेक्शनल व्यू में यानी कि क्रॉस सेक्शनल व्यू में कौन कौन सी डायमेंशन दिखाई देती हैं आपको, हाइट, ये वाली, और ये विड्थ यानी कि बेस वाली। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको ऊपर रख देता हूँ और मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। तो प्लान में अपन ने क्या देखा, प्लान में देखा आपने प्लान में देखा ये वाला पोर्शन, ये वाला ऊपर से टॉप से। तो प्लान में कौन कौन सा देखा आपने, देखा लेंथ, ठीक है, लेंथ देखा आपने प्लान में, लेंथ देखा, एंड और कौन सा देखा, विड्थ देखा। ठीक है, विड्थ देखा, ये हो गया प्लान में, दो डायमेंशन देखी। अब एलिवेशन यानी कैमरे के पीछे की तरफ से आपने क्या देखा, इसमें एक तो लेंथ देखा आपने, एक तो क्या देखा, लेंथ देखा, एंड और क्या देखा आपने, हाइट देखी। ठीक है, हाइट देखी, तो ये हो गया आपका एलिवेशन। ठीक है, जिसमें दो डायमेंशन हो गई, लेंथ एंड हाइट। उसके बाद में ये हाइट, ये हो गया HIGHT, ठीक है, HIGHT हाइट। ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या देखा आपने, इसमें देखा आपने हाइट, एक तो हाइट देखी आपने, एक तो आपने हाइट देखी, ठीक है, एक तो आपने क्या देखी, हाइट, और एक आपने देखी क्या, विड्थ। तो एक आपने विड्थ देखी। तो ये क्रॉस सेक्शनल होता है जिसमें अपन ने कट किया था सेक्शन। तो ये तीनों जो आपको ड्राइंग्स में, ये तीनों स्पेसिफिकेशंस आपको, सॉरी, ये तीनों ड्राइंग्स के आपको समझने आने चाहिए कि आपको ड्राइंग्स में ये तीनों आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो इनमें कौन कौन सी डायमेंशंस आपको देखनी होती है। नेक्स्ट अपन चलते हैं
स्पेसिफिकेशंस में क्या दिया होता है, स्पेसिफिकेशंस में आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, सपोज करो कि आप आरएमएसएस भी जेई की क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन की आवश्यकता होगी, दैट इज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होगी, आप देखोगे कि आरएमएसएस भी जेई के रिगार्डिंग कौन कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, या पंचायती राज जेई के रिगार्डिंग यानी कि राजस्थान के पंचायती राज के रिगार्डिंग कौन कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है। तो सबसे पहले आप सिलेबस देखोगे, सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक है डिफाइन करोगे। उसके बाद में पीवाईक्यू में कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं तो वो डिफाइन करोगे। तो इन सारी चीज़ों को डिफाइन करने के बाद में ही जो आप क्या करते हो, तो उसी क्या बोलते हैं अपन, स्पेसिफिकेशन करते हैं, स्पेसिफिकेशन बोलेंगे। तो इसमें क्या क्या आएगा आपका, इसमें आएगा मोर्टार का रेशियो कितना लेंगे अपन, ठीक है, किसी भी चीज को कंस्ट्रक्शन करने के लिए मोर्टार का रेशियो, प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार को किस प्रकार बनाए, प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार को कैसे बनाया, ठीक है। तो ये अब नेक्स्ट आता है स्पेसिफिकेशंस में, मोर्टार रेशियो, प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार, मटेरियल ऑफ मोर्टार के लिए कौन कौन सा मटेरियल की आवश्यकता है। मोर्टार कहते हैं जिसे मसाला बनाते हैं अपन, मटेरियल ऑफ मोर्टार के लिए कौन कौन सा मटेरियल की आवश्यकता होती है, मोर्टार, ठीक है, ये मोटर लिखा कर मोर्टार है, ठीक है। तो ये है मोर्टार। अब उसके बाद में रेट देखते हैं। रेट 3M रूल पर डिफाइन करता है, 3M रूल पे डिफाइन करता है। ये रेट होती है जो 3M रूल पर डिफाइन करता है। इसका मतलब क्या है, 3M का मतलब है 3M अपन को यूज लेने हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि 3M अपन को यूज लेने हैं। फर्स्ट M से हो गया मशीनरी, जो अपन प्रोजेक्ट में काम करेंगे, मशीनरी। सेकंड होता है मैन पावर, लेबर की भी तो आवश्यकता होगी भाई अपन को, मशीनरी की आवश्यकता होगी, लेबर की आवश्यकता होगी, और फिर उसके बाद में मनी, ठीक है, क्या होगी, मटेरियल, ठीक है। मशीनरी, मैन पावर, मटेरियल, और ये हो गए तीनों 3M रूल पर डिपेंड करता है क्या, रेट किस 3M रूल पर डिपेंड करता है, फर्स्ट M से मशीनरी, मैन पावर और मटेरियल। तो ये आपके जो डेटा रिक्वायरमेंट फॉर एस्टिमेट के लिए है वो आपके ये आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में अपन डिफाइन करेंगे वर्क अलॉटमेंट प्रोग्रेस ऑफ द वर्क, उसके बारे में अपन डिफाइन करते हैं। तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है फटाफट से। अपन नेक्स्ट जो भी अपना टॉपिक है उसके रिगार्डिंग अपन स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग अपन डिफाइन करते हैं। अब फटाफट से आपको क्या ले लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। फटाफट से अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, जिससे कि आप अगला जो अपना टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं फटाफट से। काफ़ी टाइम का जो अपना वीडियो है वो हो गया है, लेक्चर करीब ये हो गया है हाफ एन सॉरी उसके अकॉर्डिंग हो गया है, ये करीब 45 मिनट्स का हो गया है। तो अपन अब इसमें एक क्या बताते हैं, वर्क अलॉटमेंट किस प्रकार से वर्क अलॉटमेंट किया जाता है आपको, ठीक है। तो वर्क अलॉटमेंट किस प्रकार किया जाता है, वर्क अलॉटमेंट किसके प्रकार किया जाता है उसके रिगार्डिंग अपन देखते हैं। वर्क अलॉटमेंट किस प्रकार किया जाता है ना। अब मैं आपको क्या बताता हूँ, जो वर्क अलॉटमेंट प्रोग्रेस चार्ट है उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ।
वर्क अलॉटमेंट प्रोग्रेस चार्ट है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वर्क अलॉटमेंट प्रोग्रेस चार्ट, तो वर्क अलॉटमेंट प्रोग्रेस चार्ट के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ वर्क अलॉटमेंट प्रोग्रेस चार्ट, वर्क अलॉटमेंट प्रोग्रेस चार्ट, वर्क अलॉटमेंट प्रोग्रेस चार्ट के बारे में। वर्क अलॉटमेंट प्रोग्रेस चार्ट, किस प्रकार से वर्क का अलॉटमेंट होता है, उसका प्रोग्रेस चार्ट किस प्रकार बनता है, किसमें पीडब्ल्यूडी वगैरह में, या अपन जो भी अपन क्या करते हैं पीडब्ल्यूडी के रेस्पेक्ट में अपन देख रहे हैं वर्क अलॉटमेंट प्रोग्रेस चार्ट, उसके बारे में। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, तो एक बार मैं लिख लेता हूँ इसमें क्या होता है। वर्क अलॉटमेंट प्रोग्रेस चार्ट में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ निकल के आती है स्टार्टिंग में क्या है, वो है आपका प्रिपरेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। अब आप पूछोगे सर कि ये अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्या होता है, तो प्रिपरेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, प्रिपरेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, प्रिपरेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के बारे में देखते हैं। अब आप पूछोगे प्रिपरेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्या होता है, ये क्या होता है, एस्टिमेट का एक टाइप्स होता है, उसके बारे में अभी इसी जो चार्ट है उसके बाद में अपन डिस्कशन करेंगे। टाइप्स ऑफ किसके बारे में, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट के बारे में, उसमें आपको एक पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में अपन देखते हैं प्रिपरेशन अपन ने बना लिया अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्यों बनाया जाता है, ये बनाया जाता है आपके जो भी क्या होता है उसके रिगार्डिंग बनाया जाता है। एक बार मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सोल्ड आउट कर लेता हूँ, उसके बाद में पूरा एक बार लिख के बता देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। तो ये किसके लिए डिफाइन किया जाता है, फॉर allotment approval, ये दिमाग में से सिंक होने जाने की प्रॉब्लम होती है ये थोड़ी। फॉर अप्रूवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए बनाया जाता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए बनाया जाता है क्या, ये आपका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए बनाया जाता है। उसके बाद में आपका आता है कौन सा, डिटेल एस्टिमेट फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्या, डिटेल एस्टिमेट, प्रिपरेशन ऑफ डिटेल एस्टिमेट, प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट, प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट, इसमें इसके किसके लिए बनाया जाता है, फॉर डिटेल एस्टिमेट का किसके लिए यूज लिया जाता है, डिटेल एस्टिमेट का यूज लिया जाता है फॉर अप्रूवल ऑफ टेक्निकल सैंक्शन के लिए, 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 फॉर अप्रूवल ऑफ टेक्निकल सैंक्शन के लिए क्या यूज किया जाता है, डिटेल एस्टिमेट का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट जो अपना आता है, नेक्स्ट निकल के क्या आता है, अब अपना क्या हो जाएगा, टेक्निकल सैंक्शन ने अप्रूवल भी कर दिया, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसके बाद में अपना जो प्रोसेस चलता है टेंडर का प्रोसेस आता है, TENDER, ठीक है। टेंडर का जो अपन टेंडर के बारे में किसमें पढ़ेंगे, 4th नंबर का जो चैप्टर है अपना उसमें टेंडर के बारे में पढ़ेंगे कि टेंडर के रेस्पेक्ट में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। वैसे थोड़ा बेसिक मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ टेंडर के बारे में कि टेंडर होता है, इट इज़
टू बेसिक जो इसमें क्या होती हैं, टू बेसिक क्या होती हैं इसमें बुक्स होती हैं। फर्स्ट होती है SRB जिसे कहते हैं शेड्यूल रेट ऑफ बुक, ठीक है। शेड्यूल रेट ऑफ बुक SRB फर्स्ट बुक होती है। सेकंड होती है बिल ऑफ क्वांटिटी BOQ। फर्स्ट होती है SRB, सेकंड होती है बिल ऑफ क्वांटिटी जिसे इसे क्या कहते हैं, DPRB कहते हैं। फर्स्ट बुक होती है ये B1 कहते हैं, इसे B1 कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे, B2 कहेंगे, यानी कि सेकंड बुक। फर्स्ट बुक होती है SRB शेड्यूल रेट ऑफ बुक, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, SRB का शेड्यूल रेट बुक होता है। और सेकंड होती है बिल ऑफ क्वांटिटी, यानी कि BOQ 2 नंबर की होती है। अब SRB होती है, इसका थोड़ा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। ईच आइटम विथ डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है विद द रेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका बेसिक होता है ईच आइटम विथ डिटेल डिस्क्रिप्शन। इसका क्या है, विथ डिटेल डिस्क्रिप्शन विथ रेट किसके द्वारा, गवर्नमेंट रेट, जो गवर्नमेंट तय करती है वो रेट की जो बुक होती है कौन होती है, SRB होती है, शेड्यूल रेट ऑफ बुक होती है। जिसमें एक तरफ क्या होती है, ये बुक होती है जिसमें एक तरफ क्या होता है, सिग्नेचर होता है गवर्नमेंट के, और दूसरी तरफ किसके होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के सिग्नेचर होते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें ईच आइटम की, प्रत्येक आइटम की क्या होती है, डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है, और उसी के रेस्पेक्ट में उसकी जो सामने उसकी रेट होती है। एक कॉर्नर पर, यानी कि राइट साइड जो कॉर्नर होता है उसमें क्या लिखा होता है, उसमें साइन होते हैं एक साइड कॉर्नर पर, किसके नीचे, बॉटम में लेफ्ट साइड किसके होंगे, उसके होंगे गवर्नमेंट के साइन, और दूसरी साइड कॉन्ट्रैक्टर के साइन होंगे। उसमें दूसरी साइड किसके होंगे, कॉन्ट्रैक्टर के। एक साइड बॉटम में ही होंगे दोनों के, जिसमें ईच आइटम विथ डिटेल डिस्क्रिप्शन विथ रेट होती है, और गवर्नमेंट के साइन होते हैं उस पर। यानी कि गवर्नमेंट को क्या कहेंगे अपन, ओनर कहेंगे, क्योंकि वो किसको टेंडर दे रही है, कॉन्ट्रैक्टर को। और जो बिल ऑफ क्वांटिटी होती है, जिसमें क्या कहेंगे अपन, सेकंड नंबर की बुक कहेंगे। ये बुक किसके द्वारा फिल की जाती है, फिल द रेट बाय द कॉन्ट्रैक्टर इन द B2 में। इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो रेट क्या करता है, फिल करता है। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, रेट फिल करता है। फिल द रेट बाय द कॉन्ट्रैक्टर। तो ये इसमें क्या होता है, ये इसमें बेसिक डिफरेंस होता है। और इसी में भी, इसमें बुक में क्या होता है, यानी कि टॉप बॉटम साइड एक तरफ क्या होता है, गवर्नमेंट के साइन होंगे, और दूसरी तरफ किसके होंगे, किसके, कॉन्ट्रैक्टर के साइन होंगे। तो इसमें भी सेम ऐसे ही होता है। लेकिन ये किसके लिए होती है, ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए होती है कि वो टेंडर को कितने अमाउंट तक के लिए फिल करता है। तो बिल ऑफ क्वांटिटी किसके लिए यूज ली जाती है, ये यूज ली जाती है किसके लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए। अब नेक्स्ट अपन टेंडर के आगे जो प्रोसेस होता है उसको डिफाइन करते हैं, और बेसिक जो और भी मच मोर इंफॉर्मेशन के लिए अब जो 4th नंबर का जो चैप्टर रहेगा अपना, उसको अपन डिफाइन करेंगे अच्छे से। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि टेंडर किस प्रकार अपन फिल करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में। अब टेंडर के बारे में जो भी चीज़ें होती हैं, उसके बाद में ड्राफ्ट कॉपी ऑफ टेंडर निकाल होता है। टेंडर फिल करने के बाद में ड्राफ्ट कॉपी ऑफ टेंडर होता है। ड्राफ्ट कॉपी ऑफ टेंडर होता है, ड्राफ्ट कॉपी ऑफ टेंडर के रूप में दिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, NIT बुलाई जाती है कि जो भी आप उसमें देखते होंगे, आपके किसमें, उसके रिगार्डिंग आप देखते होंगे, किसमें क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर्स के रिगार्डिंग आप देखते रहते होंगे कि जो आपकी NIT निकल के आती है न्यूज़पेपर में। NIT जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसे, क्या बोलते हैं, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर होती है उसकी फुल फॉर्म। उसकी फुल फॉर्म क्या होती है NIT की, नोटिस इनवाइटिंग
टेंडर होती है, जो ड्राफ्ट कॉपी टेंडर के तैयार होने के बाद में किस में प्रोवाइड की जाती है, एनआईटी में उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है। जो उसकी फिक्स रेट होती है या तो 2000 या 2500 के रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट उसकी क्या करती है, उसकी डिस्कशन उसका रेट को क्या करती है, पहले से तय रखती है कि इसकी 2000 या 2500 की समथिंग क्या होगी, रेट होगी एनआईटी की। उसके बाद में जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर गिवन टू द कॉन्ट्रैक्टर विच हैज मिनिमम रेट, विच हैज मिनिमम रेट, यानी कि कौन से कॉन्ट्रैक्टर को क्या होगा कि किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, वो मिलेगा आपको जो कॉन्ट्रैक्टर मिनिमम क्या करेगा, मिनिमम रेट फिल करेगा किसमें, टेंडर में, तो वो उस कॉन्ट्रैक्टर को क्या मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो किस प्रकार कॉन्ट्रैक्टर गिवन टू द कॉन्ट्रैक्टर, कौन से कॉन्ट्रैक्टर को ये क्या मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर मिल जाएगा। तो जो क्या करेगा, विच कॉन्ट्रैक्टर फिल द रेट मिनिमम, फिल द रेट मिनिमम, फिल द रेट मिनिमम, तो ये उसको मिल जाएगा। ठीक है, उसके कॉन्ट्रैक्टर को क्या मिलने के बाद में, टेंडर मिलने के बाद में वर्क ऑर्डर इश्यू कर दिया जाएगा, वर्क ऑर्डर इश्यू किया जाएगा किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा वर्क ऑर्डर इश्यू कर दिया जाएगा, वर्क ऑर्डर कि भाई इसको वर्क ऑर्डर इश्यू कर दिया जाता है और ये कार्य करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके बाद में वो क्या कर देता है, आफ्टर द स्टार्ट, यानी कि वर्क ऑर्डर मिलने के बाद में क्या कर देता है वो, आफ्टर द स्टार्ट द वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये होता है इसका प्रोसेस, वर्क अलॉटमेंट तक के होने के बाद में कार्य स्टार्ट होने तक, स्टार्ट द वर्क, स्टार्ट द वर्क। तो ये जो क्या होता है इसका वो होता है, आपको इसको क्या कर लेना है, इसको आपको राइट डाउन कर लेना है या अपने उसके साथ में क्या कर लेना है, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, तो इससे क्या स्टार्ट हो जाएगा वर्क ऑर्डर। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, वो आएगा आपका इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है जो टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट के बारे में अब आपका जो टॉपिक चलता है, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट में क्या करेंगे अपन, डिस्कशन करेंगे। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और मैं इसको रफ कर देता हूँ। उससे पहले मैं आपको क्या एक बार फिर से बता देता हूँ, जो वर्क अलॉटमेंट प्रोग्रेस चार्ट होता है उसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। जो आपका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होता है उसे ही रफ एस्टिमेट कहते हैं या प्रीलिमिनरी एस्टिमेट कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये अपन बनाते हैं। उसके बाद में जो ये किसके लिए बनाते हैं, फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, कि एडमिनिस्ट्रेटिव इसका क्या कहे, अप्रूवल दे दे, जिससे के बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल बनने के बाद में क्या होता है, इसका जो अपन ने रफ एस्टिमेट बनाया है उसी का अपन क्या बनाते हैं, डिटेल एस्टिमेट विद द डिटेल रेट एस्टिमेट, जिसमें डिटेल स्पेसिफिकेशन अलाउ किया जाएगा। उसमें सारी चीज़ों के बाद में एक एक चीज़ों के बारे में उसमें क्या किया जाएगा, डिटेल क्या किया जाएगा, डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा कि ये चीज़ कहाँ पे क्या कार्य करेगी और कितनी इसकी रेट होती है। तो ये सारी डिटेल एस्टिमेट में डिफाइन की जाती हैं। ये किसके लिए डिटेल एस्टिमेट बनाया जाता है, ये बनाया जाता है टेक्निकल सैंक्शन के लिए, यानी कि जो भी टीम आपकी जो डिटेल क्या देखेगी, डिटेल एस्टिमेट देखेगी, वो क्या करे, आपको टेक्निकल ही क्या करे, उसको जो टेक्निकल टीम होती है, टेक्निकल टीम उसको क्या करेगी, टेक्निकल सैंक्शन के लिए प्रोवाइड करेगी, जिसके बाद में टेक्निकल टीम ही टेक्निकल सैंक्शन के लिए आपको क्या अलॉट करवाएगी। जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट होता है, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट होता है यानी कि वित्त विभाग होता है, जो क्या करता है, उसको प्रोजेक्ट के लिए क्या देता है, फंड देता है, रिलीज करता है। उसके लिए क्या आवश्यक होता है, डिटेल एस्टिमेट की आवश्यकता होती है। डिटेल एस्टिमेट के लिए आवश्यकता होती है, जो किसके लिए यूज लिया जाता है, टेक्निकल सैंक्शन के लिए यूज लिया जाता है। फिर उसके बाद में जब टेक्निकल सैंक्शन ने अप्रूवल कर दिया तो उसके बाद में क्या बनाया जाता है, उसका टेंडर उसके लिए क्या किया जाता है, टेंडर उसके लिए निकाला जाता है।
अब टेंडर में दो चीज़ें होती हैं, एसआरबी होती है, दो बुक्स होती हैं, एसआरबी होती है और बिल ऑफ क्वांटिटी होती है। एसआरबी का शेड्यूल रेट ऑफ बुक कहते हैं और बिल ऑफ क्वांटिटी बीओ से क्या कहेंगे, बिल ऑफ क्वांटिटी। फर्स्ट बिल होती है, बुक होती है एसआरबी, सेकंड होती है B2। जो एसआरबी होती है उसमें ईच आइटम की क्या होती है, विद द डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है विद द रेट, ठीक है, जिसके एक बॉटम लेफ्ट साइड क्या होता है, गवर्नमेंट के यानी कि ओनर्स के साइन होते हैं, जो क्या दे रही है, टेंडर प्रोवाइड कर रही है, और जो टेंडर का करना चाहता है यानी कि कॉन्ट्रैक्टर, उसके उसमें साइन होते हैं, जो वो वहाँ पे साइन करवाती है। और जो बिल ऑफ क्वांटिटी होती है यानी कि सेकंड जो बिल ऑफ क्वांटिटी होती है, क्या बुक होती है, उसमें क्या किया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्टर जिसको टेंडर प्रोवाइड किया जाता है वो फिल कर रहा है, उसको क्या किया जाता है, उसके फिल करने के लिए क्या दी जाती है, बुक दी जाती है, बिल ऑफ क्वांटिटी नाम की जो बुक होती है, बुक होती है। उसमें एक साइड क्या होता है, एक साइड बॉटम में वही है। फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो और ये लेक्चर एस्टिमेट एंड पोस्टिंग का, जिसमें अपन ने पढ़ा कि एस्टिमेट क्या होती है और किस प्रकार पोस्टिंग की जाती है, एस्टिमेट क्या होती है, इस चीज़ के बारे में। और अपन ने प्रोग्रेस चार्ट पूरा पढ़ा कि किस प्रकार से टेंडर का प्रोग्रेस किया जाता है और किस प्रकार वर्क किया जाता है। एक PWD जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या कार्य किए जाते हैं, तब जाके टेंडर का कंप्लीट कार्य होता है और वर्क ऑर्डर जारी किया जाता है। और कॉन्ट्रैक्टर के बारे में भी अपन ने डिस्कशन किया और बिल ऑफ क्वांटिटी क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया। और साथ ही आपको अब नेक्स्ट जो अपना क्या होगा लेक्चर, उसमें आपको टाइप्स ऑफ एस्टीमेट के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। टाइप्स ऑफ एस्टीमेट के बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे अपन, जानेंगे किस प्रकार के टाइप्स ऑफ एस्टीमेट होता है उसमें। और जो भी फ्रेंड्स हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको और समय समय पर जो भी अपने जो सब्जेक्ट है उनके रिगार्डिंग आपको क्या मिलती रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप जो अपन ने एक सब्जेक्ट पहले करवा चुके हैं ऑटोकैड, उसका भी आपको एंजॉय लेना है। ऑटोकैड का आपको 2 घंटे में पूरा एक मैराथन क्लास आपको जल्दी प्राप्त होने वाला है, उसका भी अपन क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। वो आपको क्या होएगा, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगा, पर लेकिन उस पर क्या है, जो भी अपने प्रीवियस जो वीडियो हो चुके हैं उन पे क्या है, अधिक से अधिक आपको व्यूज कंप्लीट करने हैं, जिससे कि आपकी आने वाली जो भी पंचायती राज JN की और RMSSB JN की रिगार्डिंग जो भी क्या है, जो भी एग्ज़ाम है, उससे पहले ही आपको सारी जो भी नॉन टेक्निकल के जो सब्जेक्ट हैं उनकी सारी मैराथन क्लास भी आपको कंप्लीट हो जाएगी। और अपन आने वाली जो भी एग्ज़ाम्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट जो अपन सब्जेक्ट करने जा रहे हैं, वो आपको पूरा कंसेप्ट वेज पे सिखाया जाएगा अच्छे तरीके से। और थ्योरी क्लासेज भी आपकी कंप्लीट उसमें विद द ट्रिक आपको बताई गई हैं। और आपको पॉलिटी का, राजस्थान पॉलिटी का जो नया सेशन ऐड किया गया है उसकी भी आपको क्लासेज कंप्लीट करवा दी गई हैं, तो उसका भी आप इंजॉय ले सकते हो। प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में जाए और उसका प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट का लिंक जरूर दिया गया है उसमें, जिससे आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे। और आपको जाते जाते प्लीज़ लाइक करना है और साथ ही अपने पॉजिटिव कमेंट को कमेंट सेक्शन में अवश्य करना है, जिससे कि हमको क्या है, मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसे ही और भी जो भी सब्जेक्ट हैं उनके रिगार्डिंग ऐसे ही आपको वीडियो अवेलेबल होते रहें। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और देखते रहिए आप अपने स्टडी विद सिविलियन बड़ी यूट्यूब चैनल को। और इसी प्रकार हमें अब विदा कीजिए और आज्ञा दीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू for watching this video. Jai Hind।